गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में अभी हाल ही में इसको इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। तो पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद और पोस्ट पॉजिटिविज्म या फिर इंटरप्रिटिविज्म भी जिसको हम कह सकते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिख रखा है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद व उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम। तो देखिए प्रत्यक्षवाद को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानने जरूरी हैं। उसको जाने बिना अगर आप प्रत्यक्षवाद को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है और शायद आपको समझ में भी ना आए। तो प्रत्यक्षवाद यानी इज़म, वाद का मतलब क्या है, इज़म यानी अ सेट ऑफ थॉट्स। तो प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात करें तो इस नाम से ही सब पता चल रहा है कि प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने दिख रहा है, जो दिख रहा है वही सत्य है। परसेप्शन यानी कि जो हमारे सेंसेस के डायरेक्ट टच में है। तो इज़म या वाद का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ थॉट्स यानी विचारों का समूह। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसमें जानना जरूरी है, मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा क्या होती है। तो क्या होता है तत्वमीमांसा? तत्वमीमांसा जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब ये भौतिक संसार, ये प्रकृति, ये नेचर, और मेटा का मतलब परे, यानी इस प्रकृति से परे, इस नेचर से परे जो नॉलेज है उसको जानना, यानी बियॉन्ड द नेचर, प्रकृति से परे। तो मेटाफिजिक्स को और क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता को जानने का विज्ञान। यानी अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो भारतीय दर्शन क्या कहता है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी दर्शन वही है जो सत्य के दर्शन कराए, यानी सत्य को जानना ही क्या है, दर्शन है। और जैसा कि उपनिषद भी कहते हैं कि दर्शन सत्य के स्वरूप का तार्किक विवेचन है, यानी ट्रुथ को लॉजिकली एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना ही क्या है, दर्शन है। दर्शन में हम लोग करते क्या हैं, अल्टीमेट रियलिटी की खोज करते हैं, यानी अंतिम सत्य की खोज की जाती है, उसी को हमने क्या कहा है, दर्शन कहा है। तो देखिए सामने लिख भी रखा है कि मेटाफिजिक्स इज अ साइंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को जानने का ही जो विज्ञान है वो है मेटाफिजिक्स। यानी कि अगर हम बात करें मेटाफिजिक्स किससे रिलेटेड है, साइंस ऑफ रियलिटी से। मेटाफिजिक्स किससे रिलेटेड है, साइंस ऑफ रियलिटी से। तो अगर हम बात करें तो मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच आती है ऑन्टोलॉजी, सत्ता शास्त्र। तो जैसे कि आदर्शवादियों ने जो आइडियलिज्म था, इसमें आत्मा को मूल तत्व माना गया, मनस को माना, अद्वैत दर्शन ने ब्रह्म को माना, और सुकरात एवं प्लेटो ने विचारों को मूल तत्व माना। तो जैसा कि मेटाफिजिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, मनुष्य जन्म क्यों लेता है, जन्म किस उद्देश्य से उसका हुआ इस पृथ्वी पर। तो इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर की अगर जब हम खोजने चलते हैं तो हम किसको चूज़ करते हैं, मेटाफिजिक्स को। तो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं। अब देखिए आगे क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो नाम से ही पता चल रहा, ज्ञान मीमांसा
देखिए मीमांसा का क्या मतलब होता है, गहन चिंतन करना। और एपिस्टेमोलॉजी जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एपिस्टीम यानी कि जिसका मतलब होता है ज्ञान, और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। यानी जो ज्ञान का विज्ञान है वही क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है। इसीलिए इसे एक कोटेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ नॉलेज। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान का ही विज्ञान क्या है, ज्ञान मीमांसा है। तो अब ज्ञान मीमांसा में हम लोग बात क्या करते हैं, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य क्या करता है, जो बुद्धि है, ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं, जो विधियां हैं या ज्ञान की जो सीमाएं हैं, सत्य है, असत्य है, प्रामाणिकता है, जो भ्रम है इत्यादि की खोज की जाती है इसके अंतर्गत। तो जो हम लोग तार्किक विवेचना करते हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, वो किसका पार्ट है, वो ज्ञान मीमांसा का ही एक पार्ट है। यानी कि ज्ञान मीमांसा की बात करें तो क्या हमने क्या देखा कि रिलेटेड टू नोइंग, ये जानने का एक तरीका है। थ्योरी ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान का सिद्धांत क्या है, इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, ज्ञान मीमांसा के द्वारा। तो अगर हम ज्ञान मीमांसा के सिद्धांतों की बात करें, संक्षिप्त रूप से प्रिंसिपल्स की बात करें, तो देखिए क्या है, रेशनलिज्म पहला है, बुद्धिवाद। अब देखिए जो इसका पहला है पार्ट है बुद्धिवाद, रेशनलिज्म। इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, रेने डेकार्टे को माना जाता है। और ये क्या मानते थे कि जो ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है वो केवल और केवल मनुष्य की बुद्धि है। इनका मानना था कि जो यथार्थ ज्ञान है वो सार्वभौमिक है और अनिवार्य है, और बुद्धि द्वारा ही इसे प्रकाशित किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम एक शब्द में बात करें तो बुद्धिवाद क्या कहता है कि जो बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही सत्य है, वही ट्रुथ है, और ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, बुद्धि है। तो अब देखिए इसके बाद अगला जो है इसमें अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म के जो प्रवर्तक हैं, अनुभववाद के जो प्रवर्तक हैं उसे जॉन लॉक हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति है उसका एकमात्र साधन केवल और केवल अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशन है। यानी कि अब हम अनुभव कैसे करते हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। हमारे पास कितने सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। तो हम अपने जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा जो अनुभव करते हैं वही क्या है, वही ज्ञान है। यानी कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, अनुभव है। लॉक का ऐसा मानना था कि जन्म के समय, यानी बालक जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क जो है शून्य के समान होता है, यानी कि एक ब्लैंक स्लेट। जैसे 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 वो इस सोसाइटी में मैच्योर होता जाता है, इस एनवायरनमेंट में ढलता जाता है, एडाप्टेशन करता है, एसिमिलेशन करता है, एकोमोडेशन करता है, वैसे वैसे वो अनुभव को गेन करता चला जाता है। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, और उसी अनुभव के द्वारा वह ज्ञान को प्राप्त करता है। तो अनुभववाद ये मानता है कि ज्ञान को प्राप्त करने में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, और इन्होंने अनुभव प्राप्त करने के जो साधन बताएं, क्या बताएं, संवेदना और विचार। अब देखिए तीसरा क्या है इसमें, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनावाद। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, इमैनुअल कांट, कांट को माना जाता है। ये क्या कहते थे कि ये केवल ना तो बुद्धिवाद के समर्थक थे और ना ही अनुभववाद के, ये दोनों को एक साथ लेके चलने की बात करते थे। ये कहते थे कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो बुद्धिवाद भी है, यानी रेशनलिज्म भी है, और अनुभववाद भी है, यानी एम्पिरिसिज्म भी है। और ये दोनों को ही एक मानते हैं। ये कहते हैं कि ना अनुभव और ना बुद्धि, दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं।
तो इन्होंने क्या कहा कि केवल बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है और केवल अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि द्वारा यथार्थता की जांच कर लेने के बाद अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या है, वही आपका यथार्थ ज्ञान है। तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग के जो प्रतिपादक थे कौन है, कांट हैं। अब देखिए एक यहाँ पर टर्म था मेथड ऑफ नोइंग, जानने के तरीका क्या है। तो जानने के तरीके की बात करें तो एक पर्सन है पियर्स, जिन्होंने जानने के कुछ तरीके बताए हैं, इसको भी यहाँ जान लेना जरूरी है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स 1934 में इन्होंने जानने के 4 तरीके बताए। पहला तरीका इन्होंने बताया टेनासिटी। पहला तरीका इन्होंने क्या बताया, टेनासिटी। तो टेनासिटी का क्या मतलब होता है, टेनासिटी का मतलब जो पारंपरिक ज्ञान है, जो सदा से चला आ रहा है, जो हमारे बिलीव्स हैं, केवल उन्हीं के आधार पर हम ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो पहले से हमारे बिलीव्स हैं, केवल उन्हीं के आधार पर ज्ञान को स्वीकार कर लेना या रिजेक्ट कर देना ही क्या कहलाता है, टेनासिटी कहलाता है। अब अगर इसको ऐसे समझे तो हमारे हिंदू परंपरा में क्या चला आ रहा है, हिंदू विवाह, यानी कि जो विवाह है उसकी रस्में हैं और रीति रिवाज है बहुत ढेर सारे और बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये माना जाता है कि अगर इस विधि से विवाह नहीं हुआ है तो वो शुभ नहीं है। यानी ये परंपरा जो है सदा से चली आ रही है, हम इसको मानते भी चले आ रहे हैं। दूसरा क्या है, अथॉरिटी। दूसरा जानने का तरीका क्या है, अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन या संगठन या कोई धर्मगुरु या मंदिर मस्जिद या बाइबल, यानी कोई ऐसी अथॉरिटी जो हमको कोई बात कह दे या जिसके आधार पर हम चीज़ों को सत्य मान लेते हैं, वो एक तरीका है ज्ञान का, अथॉरिटी। जैसे हमारे बाइबल में ये लिखा है तो उसके आधार पे हमने ज्ञान को सत्य मान लिया, गीता में ये लिखा है, हमारे धर्मगुरु जो कहते हैं उसको हम सत्य मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। तो इस तरीके से अथॉरिटी क्या है, जो धर्मगुरु हैं, पेरेंट्स हैं या गुरु हैं, वो जो बोल दे वही सही है और उसी ज्ञान को एज इट इज़ ग्रास्प कर लेना, स्वीकार कर लेना ही क्या कहलाता है, अथॉरिटी। यानी किसी हायर अथॉरिटी ने हमसे जो कह दिया हमने उसी को सत्य मान लिया, यानी कि ये क्या, एक पावर ओरिएंटेड है। अब तीसरा ज्ञान का जो तरीका है, जानने का जो तरीका है, मेथड ऑफ नोइंग है अप्रियोरी। अप्रियोरी का क्या मतलब हुआ कि ये है तर्क बेस्ड, रेशनलिज्म, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा तर्कवाद। यानी कि अप्रियोरी ये मानता है कि जब तक कोई किसी ज्ञान में कोई तर्क ना हो, तार्किक विवेचन ना हो, तब तक उसको ये स्वीकार नहीं करता है। यानी कि जो आपको पसंद हो आप उसको स्वीकार करते हैं, यानी एग्रीडेबल टू रीजन, यानी किसी कारण के साथ, किसी इंट्यूशन, अंतर्दर्शन के साथ जब आप किसी ज्ञान को स्वीकार करते हैं, या आप, अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है, आपके मन की आवाज़, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है कि नहीं ये सही है, मुझे ये चुनना चाहिए, ये नहीं चुनना चाहिए, ये चीज़ मुझे बेटर लग रही है, तो ये क्या है, अप्रियोरी कहलाता है। अब अगला देखिए क्या है, मेथड ऑफ साइंस, पोस्ट प्रियोरी। अब मेथड ऑफ साइंस क्या है, ये प्योर पॉजिटिविज्म बेस्ड है, यानी कि तर्क के आधार पर, कारण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर जब आप किसी ज्ञान को स्वीकार करते हैं, यथार्थ को स्वीकार करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, पोस्ट प्रियोरी। यानी कि पोस्ट प्रियोरी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका अनुभव, आपका कारण, आपका टेस्ट परीक्षण। नाउ अब हम लोग देखते हैं ऑन्टोलॉजी। तो जैसा कि अभी शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ऑन्टोलॉजी जो है मेटाफिजिक्स का ही एक पार्ट है, सत्ता शास्त्र। तो सत्ता शास्त्र का यहाँ डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सत्ता की प्रकृति कैसी है, वहाँ की किसी सोसाइटी की अथॉरिटी कैसी है, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ का ज्ञान कैसा है। यानी कि जहाँ की जैसी सत्ता होगी वहाँ का जो नेचर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की प्रकृति भी क्या है, वैसी ही होगी। देखिए लिखा है ना, जैसी सत्ता की प्रकृति होगी
ज्ञान की प्रकृति भी वैसी ही होगी। यानी इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए अमेरिकन सोसाइटी में वहाँ क्या चलता है, वहाँ केवल एम्पिरिकल बेस्ड यथार्थ, जो यथार्थ है वही सत्य है, जो साइंटिफिकली प्रूव है वही सत्य है। तो वो लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। जो अमेरिकन सोसाइटी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, यानी कि वहाँ का नॉलेज भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। रोट लर्निंग नहीं है वहाँ पर, बच्चों को याद नहीं करवाया जाता है, थ्योराइजेशन नहीं कराया जाता है, सिद्धांत रटाए नहीं जाते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या है, बिहेवियरल नॉलेज पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग रिलीजन, धर्म से अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे सिस्टम्स हैं, अलग अलग, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। तो जहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है वहाँ पर आपका रिलीजियस करिकुलम भी रखा जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट को रखा जाएगा। और वहाँ का जो सोसाइटी है उसका जो नेचर है वहाँ वैसा ही होगा जैसा वहाँ की अथॉरिटी होगी। तो इस तरीके से क्या है कि सत्ता शास्त्र का सिंपल सा मतलब यह है कि जैसी सत्ता की प्रकृति होगी वैसी ही ज्ञान का प्रकृति भी होगा। यानी कि अगर सत्ता ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश है, तो मेथड ऑफ नोइंग भी निरंकुश होगा, टीचिंग भी ऑटोक्रेटिक होगी और सोसाइटी भी ऑटोक्रेटिक होगी। नाउ अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म क्या है, जिसके लिए हम लोगों को ये बेसिक्स जानना जरूरी था, अभी जो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो प्रत्यक्षवाद को अगर हम बात करें तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो आपके परसेप्शन में है, जो आपके सेंसेशन में है, जो आपकी संवेदनाओं में है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों की पहुंच में है, जो आपको यथार्थ दिख रहा है, जो वैज्ञानिक रूप से सत्य है, जो साइंटिफिक है, जो मेटेरियलिस्टिक है, ये जो भौतिक संसार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही है पॉजिटिविज्म। यानी प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मेथड पर जोर देता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें आपका क्या है, हाईली ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी है। तो अगर हम बात करें तो देखिए लिखा है कि पॉजिटिविज्म जो प्रत्यक्षवाद है इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन थे। 19th सेंचुरी में ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की क्या की, स्थापना की। ऑगस्ट काम्टे कौन थे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इन्होंने ही प्रत्यक्षवाद की जो है स्थापना की। उसके बाद उन्हीं के समय के जो कुछ लोग थे जैसे फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, आइजैक न्यूटन, ये सारे लोग भी इन्हीं के समय के नहीं, मतलब उनसे जो प्रेरित थे, मतलब ऑगस्ट काम्टे जो थे इन सारे विचारकों से, दार्शनिकों से भी प्रेरित थे। तो उसके बाद इन्होंने जो अपना एक नया वाद निकाला, इज्म निकाला, उसी को कहा प्रत्यक्षवाद। तो देखिए ऑगस्ट काम्टे की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी थी, जैसे कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी है, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक जियोमेट्री है, या फिर द फिलोसफिकल ट्रिटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ढेर सारी बातें की पॉजिटिविज्म में इन्होंने। और देखिए क्या क्या बताया इसमें। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑन्टोलॉजी, जो सत्ता शास्त्र है, जो ऑन्टोलॉजी है, पॉजिटिविज्म का ऑन्टोलॉजी क्या है, तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि इंद्रियों के माध्यम से अवलोकित तथ्य या ज्ञान ही भरोसेमंद है। यानी कि जो ज्ञान आप इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वही क्या है, सत्य है, वही वैलिड ट्रुथ है। भरोसेमंद का मतलब वो रिलायबल है, वैलिड है, ऑब्जेक्टिव है। पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद और क्या कहता है, वास्तविकता को केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है एवं उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी ऑन्टोलॉजी क्या कहता है पॉजिटिविज्म की, कि जो रियलिटी है उसको केवल सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है एवं उसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। भविष्यवाणी हम किस आधार पर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, डेटा कलेक्शन के आधार पर, हम निष्कर्ष के आधार पर ही हम किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें अगर हम लोग प्रत्यक्षवाद की, तो ज्ञान को केवल निर्विवाद रूप से सत्य के समुच्चय द्वारा एवं निगमनात्मक विधि द्वारा किसी सिद्धांत अथवा परिकल्पना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या मतलब है कहने का,
कि जो प्रत्यक्षवाद की ज्ञान मीमांसा है पॉजिटिविज्म की, वो केवल ये कहता है कि जो इंडिस्प्यूटेबल ट्रुथ है, जो निर्विवाद सत्य है, या जो निर्विवाद सत्य का समुच्चय है, उसे केवल और केवल डिडक्टिव मेथड द्वारा थ्योरीज को जनरेट करके और हाइपोथेसिस को जनरेट करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद का जो बाह्य स्वरूप है केवल उस पर ध्यान देता है। यानी प्रत्यक्षवाद केवल एक्सटर्नलिज्म, यानी इस भौतिक संसार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ध्यान देता है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है वही सत्य है, जो आंखों से दिख रहा है वही सत्य है, जे हमारी ज्ञानेंद्रिय की पहुंच तक जो है वही सत्य है। यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म या एक्सटर्नलिज्म पर ध्यान देता है प्रत्यक्षवाद। अब देखिए प्रत्यक्षवाद की कुछ खास खास बातें अगर हम लोग देखें तो क्या है, प्रत्यक्षवाद एक मात्रात्मक विधि है, क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब इसमें क्या है कि हम किसी भी रिजल्ट्स को, किसी भी कलेक्शन को, डेटा को, आंकड़ों को नंबर्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में बदल देते हैं। प्रत्यक्षवाद में और क्या है, क्राइटेरिया है, यानी कि एक सीमा है, एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है। इस क्राइटेरिया में अगर कोई भी रूल फॉलो हो रहा है, कोई भी चीज़ फुलफिल हो रही है तो वो सत्य है, अन्यथा असत्य है। यानी क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। प्रत्यक्षवाद तथ्यों पर, फैक्ट्स पर आधारित है, डेटा पर आधारित है। डेटा का मतलब आंकड़ों पर आधारित है, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विधियों पर आधारित है। इसका स्वरूप कैसा है, बाह्य स्वरूप है, एटिक है। यानी कि बाह्य स्वरूप, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जो बहुत बड़े बड़े पुल हैं, जो आपका बहुत, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक से एक आश्चर्यजनक चीज़ें जो संसार में बन चुकी हैं, ये किसका परिणाम है? ये आपका पॉजिटिविज्म का ही रिजल्ट है। तो अगर हम बात करें तो और देखिए क्या है, टेंजेबल है, दृष्टिगोचर है। यानी कि पॉजिटिविज्म क्या कहता है, जो देखने योग्य है, जो दृश्यबल है, यानी कि जो दृष्टिगोचर है वही सत्य है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, सत्य को केवल एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, बाह्य अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए लिखा है ना, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। ये कॉन्क्रीट है, यानी मूर्त है। इसका स्वरूप कैसा है प्रत्यक्षवाद का? मूर्त स्वरूप है। ये आउटसाइड है, बाह्य है। ये एम्पिरिसिज्म है, अनुभववाद पर आधारित है। मेटेरियलिस्टिक, यानी ये भौतिक संसार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संरचनाएं प्रेडिक्शन पर आधारित है। यानी ये क्या करता है, भविष्यवाणी कर सकता है। इंटरप्रिटेशन, सत्य की व्याख्या करता है। और प्रत्यक्षवाद क्या करता है, केवल एकमात्र सत्य, वास्तविकता को ही मात्र एक सत्य मानता है। और ये ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता की ओर जोर देता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद केवल क्या करता है, मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है, जो कि सांख्यिकी विश्लेषण को जन्म देते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए इसमें कुछ एक्सपेक्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट से पहले कुछ सिद्धांत जो है प्रत्यक्षवाद का, उसको हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्षवाद पर आधारित कुछ 5 मुख्य सिद्धांत हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या है। तो जो 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या है कि प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि जो साइंस है, विज्ञान है, प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि जो विज्ञान है, विज्ञान में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो लॉजिक लगाते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक। और दूसरा क्या कहता है, एम्पिरिसिज्म, दूसरा सिद्धांत जो है एम्पिरिसिज्म का, वो ये कहता है कि व्याख्या करने का प्रयास करता है, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने का, यानी तथ्यों की व्याख्या करना, और भविष्यवाणी करने का प्रयास, यानी प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन, व्याख्या करना। नाउ अब तीसरा सिद्धांत क्या है, अगर हम तीसरे सिद्धांत की बात करें तो जैसे शुरुआत में बात की थी, डिडक्टिव रीजनिंग
इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो जब हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस हम किस में क्रिएट करते हैं, जब इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो वैसे तो जो आपका प्रत्यक्षवाद है डिडक्टिव मेथड की ही बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो टोटली डिडक्टिव मेथड कोई ट्रू मानता है। लेकिन जब हमें कोई हाइपोथेसिस जनरेट करना हो या थ्योरी फॉर्मेशन की बात आती है तो हम इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं और उसके द्वारा हाइपोथेसिस जनरेट कर फिर परीक्षण करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं। तीसरा सिद्धांत यह है। चौथा सिद्धांत इसका क्या कहता है कि जो ज्ञान है, जो कॉमन सेंस है, जो सामान्य ज्ञान है, उसको विज्ञान से अलग रखा गया है। यानी कि इसमें प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह को कोई भी जगह नहीं दी गई है। यानी कि सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है, जो हमारा कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस हमारा हाईली अफेक्टेड होता है हमारे पूर्वाग्रहों से। हाईली अफेक्टेड होता है किससे? हाईली अफेक्टेड होता है हमारे पूर्वाग्रहों से, प्रीजुडिस से। तो जब प्रीजुडिस एक बार आ जाता है तो हमारे जो रिजल्ट है, हमारा जो निष्कर्ष है, उसमें पर्सनल बाइसिंग आ जाती है। तो इसीलिए जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि इसमें कॉमन सेंस अलग है और साइंटिफिक मेथड बिल्कुल ही अलग है। यानी कि पूर्वाग्रह को कोई भी अनुमति इसमें नहीं दी गई है। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है कि विज्ञान को वैल्यू फ्री माना गया है। वैल्यू फ्री माना गया है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि एस्पेक्ट्स ऑफ पॉजिटिविज्म साइंस, यानी कि जो प्रत्यक्षवाद विज्ञान है उसके पहलू कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला पहलू देखिए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, यानी ये नियत है। नियत का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ निश्चित है, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी स्थिति का जो रिजल्ट आएगा ऑब्जेक्टिव होगा, केवल और केवल एकमात्र सत्य होगा। यानी कि जो डिटर्मिनिज्म है, जो डिटर्मिनिस्टिक व्यू है, वो पहला पहलू है कि केवल पॉजिटिविज्म किस पर जोर देता है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि अगर कोई इवेंट या दुर्घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर कोई ना कोई कारण होगा और उस कारण का ये प्रभाव हुआ है। इसके एक साधारण से एग्जाम्पल के साथ अगर समझें तो अगर मैं बोलूं कि भारत में अशिक्षा की वजह से बेरोजगारी है, या फिर भारत में बेरोजगारी की वजह से गरीबी है, तो इसमें देखिए कॉज भी है, इफेक्ट भी है। बेरोजगारी की वजह से, यानी ये कॉज है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह से गरीबी है यानी पॉवर्टी है, वो क्या है, इसका इफेक्ट है। यानी बेरोजगारी की वजह से गरीबी है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका है, अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो आपका कॉज है, और उसकी वजह से गरीबी है, यानी उसकी वजह से पॉवर्टी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इफेक्ट। यानी कि अगर हम पहले पहलू की बात करें तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अब आगे देखिए क्या है, मैकेनिस्टिक व्यू है, यांत्रिक है। यांत्रिक का मतलब इसमें टोटली क्या है, मैकेनाइजेशन है, इसमें पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। पॉजिटिविज्म में आपका इमोशंस, यानी आपके संवेग, इमोशंस, इमोशनल या इमोशन समझिएगा, आपके इमोशंस का कोई प्लेस नहीं है। आपकी पर्सनल फीलिंग्स, आप कैसा महसूस करते हैं, इसमें कोई जगह नहीं, यानी टोटली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है ये। यानी कि आपके आंकड़े, आपका जो डेटा कह रहा है वही सत्य है, इसमें आप अपना प्रिजुडिस नहीं यूज कर सकते हैं। यानी कि ये मैकेनिस्टिक व्यू है। तो इसमें क्या है कि हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही हाइपोथेसिस भी जनरेट करते हैं। टोटली मैकेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का युग आ गया है, तो जो भी काम है कंप्यूटर कर रहे हैं, रोबोट कर रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है,
मात्र दिमाग के सोचने से ही वो काम हो जाता है, आने वाले समय में ऐसा ही होगा। तो मैकेनिस्टिक व्यू है। अब आगे देखें तो क्या है तीसरा, यूज मेथड्स, यानी कि साइंस यूज मेथड्स। पॉजिटिविज्म साइंस यानी कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान क्या है, विधियों का उपयोग करता है। विधियों का उपयोग करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, यानी सैम्पलिंग के लिए भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालिसिस के लिए भी हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए भी हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो पॉजिटिविज्म में हम जो भी चीज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास टोटली साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक विधि। आप उसे झुठला नहीं सकते हैं या आप उसमें अपनी पर्सनल बायसिंग ऐड नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियों का यूज़ करते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं, प्रतिदर्श के चयन पे, उसके माप पे, विश्लेषण पे और निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। चौथा पहलू इसका क्या कहता है, एम्पिरिसिज्म। शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं, अनुभववाद। यानी कि विज्ञान में या पॉजिटिविज्म में, प्रत्यक्षवाद में जो अनुभव है वही सत्य है। यानी विज्ञान का मूल्यांकन और उद्देश्य की तुलना अगर हम करें तो केवल और केवल किस बेस पर करते हैं, अनुभव के आधार पर, एम्पिरिसिज्म बेस्ड, अनुभव आधारित है। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो लिमिटेशंस क्या हैं, तो पॉजिटिविज्म की लिमिटेशंस क्या हैं। प्रत्यक्षवाद जो है फुल्ली मैकेनाइज्ड है, इसमें कोई पर्सनल बायसिंग नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये क्वालिटेटिव नहीं है। यानी कि लिमिटेशन क्या है, वेरीफाइड ओनली वैलिड एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो वैध है, जो वैध अनुभव हैं, केवल वही सत्य है। यानी पॉजिटिविज्म क्या कहता है, इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि केवल वैध अनुभव है वही सत्य है। इसमें गुणात्मकता नहीं है, यानी ये क्वालिटेटिव नहीं है, इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है, आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं अपने अनुसार। टोटली न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइज्ड है। यानी न्यूट्रलाइज का मतलब एकदम जीरो, कोई फीलिंग्स नहीं। न्यूट्रलाइज्ड है, मैकेनाइज्ड है, मेटेरियलिस्टिक, केवल भौतिक संसार पर ही ध्यान देता है, पर्सनल फीलिंग्स पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है केवल आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। तो मात्र केवल आंकड़ों के आधार पर इंटरप्रिटेशन कर लेना ही वैध सत्य नहीं होता है। यानी कि सत्य को कई रूपों में व्याख्या किया जा सकता है, सत्य के कई रूप हैं और उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ज्ञान का लक्ष्य केवल क्या है, केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जिसे हम अनुभव करते हैं। यानी कि बहुत से ज्ञान तो ऐसे भी हैं अभी संसार में जिसे हमने अनुभव नहीं किया लेकिन वो सत्य हैं। अभी तो हमने संसार को 1% भी नहीं जाना है, नेचर को 1% भी नहीं जाना है। तो इस तरीके से बात करें तो क्या है कि प्रत्यक्षवाद में क्या है, प्योर मैकेनाइजेशन है, केवल जो दिखता है वही सत्य है, वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, लेकिन इसमें कोई पर्सनल बायसिंग नहीं है, कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, क्वालिटेटिव नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो एक छोटी सी टेबल है जिसमें देखिए ये जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, इसकी ऑन्टोलॉजी क्या है। ऑन्टोलॉजी इसकी क्या है, रियल है, वही शुरुआत में जो बात की कि वास्तविक है, एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट है। प्रत्यक्षवाद क्या केवल क्या कहता है कि देयर इज ओनली वन ट्रू रियलिटी, यानी यूनिवर्सलिज्म, केवल इस संसार में एकमात्र सत्य है और वो सार्वभौमिक है। ऑन्टोलॉजी क्या है, और इसकी ऑन्टोलॉजी क्या है, थिंग्स, केवल वस्तुओं पर ध्यान देता है, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब देखिए इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, शुरुआत में ही बात की, ये प्योरली साइंटिफिक मेथड है। ऑब्जर्वेबल एंड मिजरेबल फैक्ट्स, इसमें वही फैक्ट्स माने जाते हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं और मिजरेबल हैं, यानी जो अनुभव द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। नियमों के आधार पे इसमें हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, लॉ लाइक जनरलाइजेशन।
और क्या था एपिस्टेमोलॉजी? इसकी कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन एज कंट्रीब्यूशन, यानी कार्य कारण संबंध को बताते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसकी एक्सियोलॉजी क्या कहती है? शुरुआत में ही बताया था, ये वैल्यू फ्री है, मूल्यों से स्वतंत्र है। रिसर्चर इज डिटैच्ड, देखिए बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कोई रिसर्चर का जो पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिविज्म है, या सॉरी दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू उसका जो है पॉजिटिविज्म बेस्ड है, तो वो डिटैच्ड होता है। वो रिसर्च तो करता है लेकिन एक न्यूट्रल पर्सन होकर, इंडिपेंडेंट होता है। वो केवल और केवल उन्हीं बातों को सत्य मानता है जो उसके आंकड़े दर्शाते हैं। यानी रिसर्चर क्या होता है? न्यूट्रलाइज्ड होता है। रिसर्चर मेंटेन्स ऑब्जेक्टिव स्टैंस, यानी कि वही ऑब्जेक्टिविटी, वो केवल वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देता है रिसर्चर। तो टिपिकल मेथड की बात करें तो इसमें शुरुआत में ही बताया था, टिपिकली डिडक्टिव, हाईली स्ट्रक्चर्ड, यानी कि डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं और हाईली स्ट्रक्चर्ड है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लार्ज सैंपल्स हम हमेशा लार्ज चुनते हैं। मेजरमेंट टिपिकली क्वांटिटेटिव मेथड, मेजरमेंट के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं। विश्लेषण के लिए क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि क्या होता है पॉजिटिविज्म और इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।